दोस्तों, आज आप सुनेंगे मर्डर मिस्ट्रीज की क्वीन अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल का नाम है द हैलोवीन पार्टी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी द हैलोवीन पार्टी भाग 3, अध्याय 12। तय समय पर पॉयरो मैसर्स फुलरटन, हैरिसन एंड लैडबैटर के ऑफिस पहुंच गया। ये वकीलों की एक पुरानी और मशहूर कंपनी थी। टाइम के साथ साथ इस कंपनी में काफ़ी बदलाव हो चुके थे। जैसे उदाहरण के लिए इसके मालिकों में से हैरिसन और लैडबैटर स्वर्ग से धार चुके थे और उनकी जगह मिस्टर एटकिंसन और मिस्टर कुल नाम के 2 नौजवानों ने ले ली थी। पुराने मालिकों में से बस मिस्टर फुलरटन ही जिंदा थे और मुस्तैदी से कंपनी का काम संभाल रहे थे। जब पॉयरो का परिचय पत्र फुलरटन के सामने पेश किया गया तो उसने इसे ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचा। फिर उसने उस परिचय पत्र पर से नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जिसमें से अब पॉयरो कमरे में दाखिल हो रहा था। फुलरटन की ये मजबूरी थी कि उसे ना चाहते हुए भी पॉयरो को उसकी जांच में सहयोग देना ज़रूरी था, क्योंकि उसके परिचय पत्र के साथ 2 सिफारिशी पत्र भी अटैच्ड थे। एक तो था भूतपूर्व सुपरिटेंडेंट स्पेंस का और दूसरा इंस्पेक्टर रेगलान का। फुलरटन ने गला साफ किया और पॉयरो से कहा, बैठिए मिस्टर पॉयरो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पॉयरो ने बैठते ही सीधा सवाल किया, मेरी जानकारी के मुताबिक आप मिस्टर ड्रेक के परिवार के कानूनी सलाहकार रहे हैं, क्या ये बात सही है? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मैं ड्रेक को काफ़ी सालों से जानता हूँ। ड्रेक फैमिली से मेरी दोस्ती तभी हो गई थी जब उन लोगों ने इस इलाके में सेवों के बाग खरीदे थे और वो यहीं रहने लगे थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ साल पहले मिस्टर ह्यूगो ड्रेक पोलियो के शिकार हो गए थे। ये बीमारी लगने के बाद वो शारीरिक रूप से तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उनकी दिमागी ताकत में किसी तरह की कमी नहीं आई थी। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर एक चुस्त खिलाड़ी रहने के बाद ड्रेक को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिससे वो शारीरिक रूप से हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। मेरी जानकारी के हिसाब से आप मिसेस लाल्विन स्मिथ के कानूनी एडवाइज़र भी थे, पॉयरो ने कहा। जी हाँ, आपने सही कहा मिस्टर पॉयरो। मिसेस लाल्विन स्मिथ एक अजीब सी औरत थीं। वो इस इलाके में तब आई थीं जब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने लगी थी। अपने बुढ़ापे में वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आकर उन्होंने क्वेरी हाउस खरीदा और यहीं बस गईं। क्वेरी हाउस उन्होंने काफ़ी महंगे दाम में खरीदा था, लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और पैसा उनके लिए ज़्यादा महत्व भी नहीं रखता था। अपने असीमित पैसे से वो क्वेरी हाउस से बेहतर मकान भी खरीद सकती थी, लेकिन उसके आसपास की जगह उनको वो अंडरग्राउंड गार्डन बनाने के लिए अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने उसी मकान को खरीदा। फिर उन्होंने एक गार्डन स्पेशलिस्ट को बुलवाया और उसके सहयोग से गार्डन बनवाने में जुट गई। ये स्पेशलिस्ट काफ़ी अच्छा कलाकार था और उसने काफ़ी बेहतरीन काम किया। ये कलाकार एकदम नौजवान था और बेहद खूबसूरत भी, लेकिन ये बात तो तय है कि मिसेस स्मिथ ने उसका चुनाव उसके यौवन या उसकी खूबसूरती को देखकर नहीं किया था। वो लड़का वाकई अपने काम में काफ़ी माहिर था। उसने उस गार्डन का निर्माण किया और फिर आज से 2 साल पहले मिसेस स्मिथ की मौत हो गई। उनको दिल की बीमारी थी और उनके डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह को अनसुना करके काफ़ी मेहनत किया करती थीं, इसीलिए शायद समय से कुछ पहले ही उनकी मौत हो गई। पॉयरो ने अचानक एक अजीब सा सवाल किया, क्या आप मुझे अपने एक कर्मचारी लेस्ली फेरियर के बारे में कुछ जानकारी देंगे? पॉयरो का ये प्रश्न सुनकर फुलरटन एकदम चौंक पड़ा। लेस्ली फेरियर? हाँ, अब मुझे कुछ याद तो आ रहा है। कई साल बीत जाने के कारण उसका नाम मेरे दिमाग से हट सा गया था। उसकी तो किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। क्या आप उसी लेस्ली के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए लेस्ली फेरियर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। उसकी हत्या कुछ टाइम पहले ग्रीन स्वैन नाम की जगह के पास हुई थी। रात का टाइम था। उस हत्या के बारे में मेरे ख्याल से कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है, पुलिस को हत्यारे के बारे में मालूम तो था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। आपके विचार में इस हत्या का क्या कारण रहा होगा मिस्टर फुलरटन? देखिए, हो सकता है लेस्ली की हत्या ईर्ष्या के कारण की गई हो। असल में उसके एक विवाहित औरत के साथ संबंध थे। उस औरत का पति ग्रीन स्वैन नाम का शराबखाना चलाता था। फिर लेस्ली ने उस औरत के अलावा एक दूसरी औरत से भी संबंध जोड़ लिया। अलग अलग औरतों को अपने प्रेम जाल में फंसाने में लेस्ली बहुत ही माहिर था
और अपनी इन्हीं प्रेम लीलाओं के कारण वो इससे पहले भी कई बार मुसीबत में फंस चुका था। ठीक है मिस्टर फुलरटन, वैसे क्या आप एक कर्मचारी के रूप में उसके काम से खुश थे? लेस्ली एक एवरेज दर्जे का कर्मचारी था मिस्टर पॉयरो। उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थीं। वो कंपनी के क्लाइंट्स को ठीक ठाक से संभाल लेता था और उनको खुश भी रखता था। अगर वो अपनी इन प्रेम लीलाओं में इतना समय बर्बाद ना करता तो काफ़ी तरक्की कर सकता था। उसकी ज़्यादातर प्रेमिकाएं सामाजिक रूप से गिरे हुए लेवल्स से आती थीं। हो सकता है उसकी हत्या में उन्हीं में से किसी का हाथ रहा हो। वैसे इस बारे में निश्चित तौर से मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या ये संभव नहीं है मिस्टर फुलरटन कि उसकी हत्या का कारण असल में कुछ और हो, उसकी किसी प्रेमिका की जलन के अलावा? जी हाँ, क्यों नहीं मिस्टर पॉयरो। इस बारे में तो कई तरह के अंदाजे लगाए जा सकते हैं और ये सारे अंदाजे फेरियर की अजीब सी पर्सनैलिटी के कारण पैदा होते हैं। फेरियर की माँ जो थी वो विधवा थी, लेकिन उसने फेरियर को अच्छी तरह से पाला पोसा था। लेकिन उसका जो बाप था वो अच्छा आदमी नहीं था। अपनी गंदी हरकतों के कारण वो हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंसा रहता था। उसके पिता की करतूतों की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी। फेरियर की आदतें भी काफ़ी हद तक अपने बाप की आदतों से मेल खाती थीं। एक बार तो अपने कुछ लफंगे दोस्तों के असर में आकर वो कंपनी के काम में भी बेईमानी करने लग गया था। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि उसने पहली बार ये बेईमानी करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया और उसकी नौकरी नहीं छीनी। इसलिए हो सकता है कि उसकी हत्या के पीछे उसके लफंगे दोस्तों का भी हाथ रहा हो। ओह, क्या किसी ने फेरियर की हत्या होते देखी थी? पॉयरो ने सवाल किया। जी नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है मिस्टर फुलरटन कि किसी न किसी आदमी ने लेस्ली की हत्या होते देखी हो और उन गुंडों के गिरोह को इस बारे में कोई जानकारी ना हो। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कोई बच्चा किसी छुपी हुई जगह से इस हत्याकांड को होते देख रहा हो। फुलरटन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, रात के टाइम ग्रीन स्वैन के आसपास ऐसा होना मुझे मुमकिन नहीं लगता मिस्टर पॉयरो। आप इस बात को ऐसे सोचिए ना मिस्टर फुलरटन कि हो सकता है रात के उस टाइम कोई बच्चा अपने किसी दोस्त के घर से वापस लौट रहा हो और उस जगह से गुजर रहा हो और अंधेरे की वजह से या फिर बच्चे के किसी झाड़ी में छिप जाने की वजह से गुंडे उसे ना देख पाए हों। मिस्टर पॉयरो, आपकी इमेजिनेशन वाकई बहुत ही अद्भुत है, लेकिन असलियत में ऐसा हो पाना मुझे संभव नहीं लगता। और अगर वाकई ऐसा हुआ भी होता तो उस बच्चे ने अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स या भाई बहनों या दोस्तों को वो सब बात बताई भी तो होती। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि कई बार बच्चे इस बारे में स्पष्ट नहीं होते कि उन्होंने क्या देखा है, खासकर तब जबकि उनके द्वारा देखा गया दृश्य काफ़ी भयानक रहा हो। आमतौर पर बच्चे हिंसा या दुर्घटना की बातों को घर में नहीं बताते। वो उनको अपने दिल में छिपाए रखते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। मेरा अनुभव तो कम से कम यही कहता है। फुलरटन ने सवाल किया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप लेस्ली फेरियर की हत्या में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इस तरह की हिंसा और हत्याएं तो आजकल आम हो गई हैं। मैं लेस्ली फेरियर के बारे में कुछ नहीं जानता मिस्टर फुलरटन, लेकिन फ़िलहाल जॉयस की हत्या के केस के लिए उससे जुड़ी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फुलरटन की आवाज़ में अब थोड़ा तीखापन आ गया। देखिए मिस्टर पॉयरो, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि आप मेरे पास क्यों आए हैं और मुझसे क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि एक छोटी बेकसूर बच्चे की हत्या और बरसों पहले हुई एक सिरफिरे लफंगे नौजवान की हत्या के बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है। पॉयरो ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये बात तो आपने सुन ही ली होगी अब तक कि उस लड़की जॉयस ने अपनी हत्या होने से पहले कुछ लोगों के सामने बताया था कि उसने अपनी आंखों से एक हत्या होते देखी थी। तो हो सकता है कि जॉयस ने इस लेस्ली फेरियर की हत्या होते हुए ही देखी हो। उस समय जॉयस की उम्र करीब 9 साल रही होगी। उस घटना को देखने का असर उसके दिमाग पर ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन बच्ची होने के कारण वो शायद इसे एक हत्या के रूप में नहीं समझ पाई होगी। हो सकता है ये बात बरसों तक उसके दिमाग में दबी रही हो और फिर हैलोवीन पार्टी के दिन किसी दूसरी बात के रेफरेंस में उसे वो बात याद आ गई हो और नादानी से उसने सबके सामने ये कह दिया हो कि उसने अपनी आंखों से हत्या होते देखी है। देखिए मिस्टर पॉयरो, मेरे हिसाब से तो इस बात की संभावना ना के बराबर है। अच्छा ठीक है, हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं मिस्टर फुलरटन। मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूँ। मुझे पता चला है कि इस इलाके में कुछ टाइम पहले एक लड़की अचानक कहीं गायब हो गई थी। मेरे ख्याल से उसका नाम ओल्गा या सोनिया था, शायद ओल्गा सेमेनॉफ।
क्या ओल्गा की बैकग्राउंड ऐसी थी जिस पर आंखें मूंद कर यकीन किया जा सके? जी नहीं मिस्टर पॉयरो। मेरी जानकारी के हिसाब से ओल्गा मिसेस लेल्विन के घर उनकी सेविका के रूप में काम करती थी। क्या ये वही मिसेस स्मिथ हैं जिनके बारे में आपने अभी अभी मुझे बताया और जो इस इलाके में रहने वाली मिसेस ड्रेक की आंटी थीं? जी हाँ मिस्टर पॉयरो। असल में ओल्गा से पहले भी 2 विदेशी लड़कियां मिसेस स्मिथ के यहाँ सेविका का काम करने आई थीं, लेकिन वो दोनों लड़कियां उन्हें पसंद नहीं आई थीं। दूसरी लड़की तो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि मिसेस स्मिथ जैसी औरत के लिए उसके साथ निभा पाना संभव ही नहीं था। ओल्गा उनकी तीसरी सेविका थी और मिसेस स्मिथ उससे काफ़ी संतुष्ट और खुश थीं। जहाँ तक मुझे याद आता है, ये ओल्गा नाम की लड़की छोटे कद और चिड़चिड़े स्वभाव वाली थी और आस पड़ोस के लोग उससे ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देते थे। वो देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मिसेस स्मिथ को वो काफ़ी पसंद थी और उनको उससे काफ़ी लगाव हो गया था। कुछ लोगों का ये भी विचार था कि मिसेस स्मिथ का अपनी सेविका से इतना लगाव होना अच्छा नहीं था। पॉयरो ने पूछा, मैंने सुना है कि मिसेस स्मिथ ने अपनी वसीयत में इस लड़की के लिए काफ़ी पैसा छोड़ा था। क्या ये बात सही है? जी हाँ मिस्टर पॉयरो। मिसेस स्मिथ के इस व्यवहार से हम लोग भी हैरान रह गए थे। ओल्गा के आने से पहले उन्होंने जो वसीयतनामा बनवाया था उसके हिसाब से उनके पैसे का अधिकतर हिस्सा उनके भतीजे मिस्टर ड्रेक और उनकी पत्नी मिसेस ड्रेक को मिलना था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिसेस ड्रेक अपने पति की पत्नी होने के साथ साथ उसकी चचेरी बहन भी थीं और इस तरह वो मिसेस स्मिथ की भांजी भी थीं। ड्रेक दंपत्ति के लिए अपने पैसे का अधिकतर हिस्सा छोड़ने के अलावा मिसेस स्मिथ ने कुछ पैसा दान धर्म और खैरात के लिए भी रख छोड़ा था। ओल्गा के इस सीन में आने से पहले उन्होंने 2-3 बार अपने वसीयतनामे में थोड़े मामूली बदलाव करवाए थे, लेकिन ये बड़े ही मामूली किस्म के बदलाव थे। इसमें सिर्फ खैरात वाली राशि में थोड़ी बहुत फेरबदल की गई थी बस। उनके कानूनी एडवाइज़र होने के नाते उनका वसीयतनामा हमारी कंपनी ने ही तैयार किया था और उसमें किए जाने वाले सारे बदलाव भी हम ही करते थे। लेकिन मिसेस स्मिथ की मौत से करीब 3 हफ्ते पहले वसीयत में एक बड़ा बदलाव किया गया। ये बदलाव पुराने बदलावों की तरह हमारी कंपनी द्वारा नहीं करवाया गया था। ये बदलाव एक कॉडिसल द्वारा किया गया था जो मिसेस स्मिथ ने अपने हाथ से लिखी थी और उसे वसीयत के साथ अटैच किया गया था। इस कॉडिसल के हिसाब से मिसेस स्मिथ ने अपनी ज़्यादातर जायदाद ओल्गा के लिए छोड़ दी थी। ओल्गा पर इतना मेहरबान होने का कारण ये बताया गया था कि जीवन के आखिरी समय में उसने मिसेस स्मिथ की जितनी ईमानदारी और श्रद्धा से सेवा की थी, वैसी सेवा उनके सगे संबंधी भी नहीं कर सकते थे और इस सेवा का इनाम उसे मिलना ही चाहिए था। ये बात सभी के लिए बहुत ही हैरानी भरी थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो मिसेस स्मिथ के काफ़ी करीब माने जाते थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ? पॉयरो ने पूछा। उसके बाद की घटनाओं के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे मिस्टर पॉयरो। राइटिंग एक्सपर्ट्स ने उस कॉडिसल की जांच की और पता चला कि ये धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला था। कॉडिसल में जो राइटिंग थी वो मिसेस स्मिथ की राइटिंग से मिलती जुलती तो थी, लेकिन उनकी राइटिंग नहीं थी। जांच करने पर पता चला कि मिसेस स्मिथ को शुरू से ही टाइपराइटर से नफरत थी और वो अपने पर्सनल लेटर्स खुद अपने हाथ से लिखना पसंद करती थीं। ओल्गा से घुल-मिल जाने के बाद उनके सारे पर्सनल लेटर्स ओल्गा ही लिखा करती थी और ऐसा करने के लिए ओल्गा ने उनकी राइटिंग की हूबहू नकल करने में भी सफलता पाई थी। कभी कभी तो वो अपनी मालकिन के साइन भी खुद ही कर लिया करती थी। काफ़ी लंबे अरसे तक मिसेस स्मिथ के साथ रहते हुए ओल्गा इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी। तो उनकी मौत का समय नज़दीक आते देख ओल्गा ने ये सोचा होगा कि वो अपनी मालकिन की राइटिंग का इस्तेमाल करके उनकी वसीयत को भी बदल सकती है और इसीलिए उसने वो कॉडिसल तैयार कर ली होगी। लेकिन राइटिंग एक्सपर्ट्स के सामने इस तरह की धोखेबाजियां चला नहीं करती। अच्छा, ये बताइए मिस्टर फुलरटन कि क्या ओल्गा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी? जी हाँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और ये केस जल्दी ही कोर्ट में जाने वाला था। लेकिन शायद नतीजों के बारे में सोचकर ओल्गा घबरा गई और एक दिन यहाँ से गायब हो गई। ठीक है मिस्टर फुलरटन, आपके टाइम के लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। अध्याय 13। फुलरटन से अपनी बातचीत खत्म करके पॉयरो ने विदा ली और कंपनी के दफ्तर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद जेरेमी फुलरटन काफ़ी देर तक मेज़ पर उंगलियां बजाता हुआ किसी विचार में डूबा रहा। हालांकि वो उस समय देख तो अपने कागज़ की तरफ रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो अतीत में हुई कुछ घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वो घटना 2 साल पहले हुई थी और आज इस जासूस ने
फुलरटन के दिमाग में उस घटना की याद ताज़ा कर दी थी। 2 साल पहले इसी कमरे में एक औरत उसके सामने बैठी हुई उससे कुछ कह रही थी। वो ठीक उसी कुर्सी पर बैठी थी जिस पर थोड़ी देर पहले पॉयरो बैठा था। ये छोटे कद की एक लड़की थी और उसका रंग सांवला था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि जीवन में संघर्ष करना ही जैसे उसकी नियति थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अदम्य उत्साह भी कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता था, जिससे लगता था कि वो संघर्ष वाली परिस्थितियों में भी हार मानने वाली लड़की नहीं थी। इस समय वो लड़की कहाँ होगी? क्या वो इस देश को छोड़कर बाहर जाने में सफल हो पाई थी? अगर हाँ, तो इस काम में उसकी मदद किसने की थी? जाहिर था कि ज़रूरी कागज़ों के बिना और कानून की नज़रें बचाकर देश से बाहर निकल जाना आसान काम नहीं था, और ये काम वो अकेली नहीं कर सकती थी। आखिर वो कौन आदमी होगा जिसने इस काम में उस लड़की की मदद की होगी? फुलरटन के दिमाग में विचारों का क्रम चलता रहा। वो सोचने लगा, वो लड़की शायद उसी देश को वापस चली गई होगी जहाँ से सेविका बनकर वो यहाँ आई थी। उसके लिए वापस जाना ज़रूरी था, क्योंकि इस देश का कानून उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए तैयार था। जेरेमी फुलरटन पूरी तरह से कानून का पुजारी था। कानून की परिधि के बाहर वो कोई काम नहीं करता था। साथ ही वो ये भी चाहता था कि हर अपराधी को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो फिर से उस तरह का अपराध ना करे। फुलरटन को इस तरह के जजों से भी चिढ़ थी जो अपराधियों को हल्की सज़ाएं देते थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसका दिल काफ़ी कोमल था, और उसके दिल में दूसरों के लिए दया और सहानुभूति भी हमेशा रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो उस लड़की ओल्गा सेमेनॉफ के तर्कों से सहमत नहीं था, और उसे ये लगता था कि कानून की नज़रों में वो अपराधी थी। ओल्गा ने उससे कहा था, मैं आपके पास मदद की उम्मीद से आई थी वकील साहब। आपने पिछले साल मेरी मदद की थी। इस देश में रहने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाने में आपने मेरी मदद की थी, और आपकी मदद के कारण ही मैं आपके देश में आज तक टिकी हुई हूँ। आज मुझसे कहा गया है कि मुझे अपने बचाव के लिए एक वकील हायर करना होगा, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। फुलरटन ने उस समय कहा था, देखो लड़की, अपने बचाव के लिए तुम जो तर्क दे रही हो, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुझे ये तर्क विश्वसनीय नहीं लगते। इसके अलावा इस मामले में मैं पहले से ही ड्रेक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसलिए तुम्हारा पक्ष लेने के लिए मैं स्वतंत्र भी नहीं हूँ। तुम तो जानती ही हो, मैं मिसेस लैलवेन स्मिथ का कानूनी एडवाइज़र था। जी हाँ वकील साहब, लेकिन मिसेस स्मिथ तो अब स्वर्ग सिधार चुकी हैं। अब उन्हें कानूनी एडवाइज़र की ज़रूरत थोड़े ही है। मैंने सुना है कि मिसेस स्मिथ तुम्हें बहुत प्यार करती थीं। क्या ये बात सच है ओल्गा? जी हाँ वकील साहब, मिसेस स्मिथ मुझे बहुत चाहती थीं, और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। सारी प्रॉपर्टी? जी हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? उनको अपने सगे संबंधियों से कोई प्रेम नहीं था, लेकिन उन्हें मुझसे बहुत लगाव था। ये बात तो तुम गलत कह रही हो ओल्गा। मिसेस स्मिथ को अपने भतीजे और उसकी पत्नी से काफ़ी लगाव था। देखिए वकील साहब, हो सकता है उनको मिस्टर ड्रेक से कुछ लगाव रहा हो, लेकिन ये बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मिसेस ड्रेक से वो बहुत चिढ़ती थीं। असल में मिसेस ड्रेक उनके हर छोटे बड़े मामले में दखल अंदाजी किया करती थीं। यहाँ तक कि उनके खाने पीने, कपड़े पहनने जैसे छोटे छोटे कामों में भी मिसेस स्मिथ की इच्छाओं का ख्याल रखे बिना वो हमेशा अपनी मनमानी करती थीं। फुलरटन ने जवाब दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ओल्गा, जिसे तुम मनमानी कहती हो सकता है वो अपनी आंटी के प्रति मिसेस ड्रेक का प्यार हो। दिल की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने उनके खाने पीने और ज़्यादा काम करने पर रोक लगाई हुई थी। हो सकता है मिसेस स्मिथ डॉक्टर की सलाह पर ना चलती हों, और इसीलिए मिसेस ड्रेक उनके साथ सख्ती से पेश आती हों। तो ऐसे में तो उनका ऐसा करना मिसेस स्मिथ के हित में ही तो था। देखिए वकील साहब, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मिसेस स्मिथ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी का भी दखल किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने हिसाब से जीना चाहती थीं। उनके पास बहुत पैसा था, और वो अपने पैसे को अपनी इच्छा से खर्च करना चाहती थीं। तो वो अपना पैसा किसी को भी दें, भला इसमें किसी के लिए भी एतराज़ करने की क्या तुक है? मिस्टर और मिसेस ड्रेक के पास पहले से ही बहुत पैसा है। उनके पास अच्छा मकान है, बढ़िया कपड़े हैं, 2 बड़ी बड़ी कारें भी हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उन्हें और पैसे की भला क्या ज़रूरत है? मिसेस स्मिथ को सिर्फ मुझसे प्यार था, और वो अपना पैसा मुझे देना चाहती थीं। वो जानती थीं कि मैंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है। वो ये भी जानती थीं कि मेरे पिता को पुलिस पकड़कर ले गई थी, और उस दिन के बाद मैंने या मेरी माँ ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो ये भी जानती थी कि इस हादसे के कुछ टाइम बाद ही मेरी माँ भी गुजर गई थी, और मैं बिल्कुल बेसहारा और अनाथ हो गई थी। अपनी छोटी सी जिंदगी में मैं कैसी कैसी परेशानियों से गुजरी हूँ,
वो ये सब कुछ जानती थी, तो अगर वो मेरे लिए कुछ करना चाहती थी तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं वकील साहब, जैसा कि सब लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने उनके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं की है। मेरी सेवा की वजह से बस वो मेरे ऊपर मेहरबान हो गई थी। इसीलिए मरने से पहले उन्होंने अपने हाथों से एक कॉडिसल लिखी और अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। उनकी वसीयत को देखकर मिस्टर और मिसेस ड्रेक बुरी तरह से जल गए और कहने लगे कि मैं इस संपत्ति की हकदार नहीं हूँ। इसीलिए वो मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। वो सबसे कहते हैं कि मैंने मिसेस स्मिथ के ऊपर गलत प्रभाव डालकर वसीयत को अपने हक में करवा लिया है। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो कॉडिसल मिसेस स्मिथ ने नहीं बल्कि मैंने लिखी थी। ये सब बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो कॉडिसल मिसेस स्मिथ ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। उसको लिखने के बाद उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकल जाने को कहा था और नौकरानी और माली को कमरे के अंदर बुलवाया था। उन्होंने कहा था कि वो उन दोनों लोगों से कॉडिसल पर गवाह के तौर पर साइन करवाना चाहती थी। अब इतने साल संघर्ष करने के बाद अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आए हैं तो लोग भला मुझसे ऐसे क्यों जल रहे हैं। यहाँ तक कि आप भी मुझे शक की नज़रों से देख रहे हैं। आपको भी ये लगता है कि वो कॉडिसल मैंने लिखी है, लेकिन ये बात एकदम झूठ है वकील साहब। वो कॉडिसल मिसेस स्मिथ ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। फुलरटन ने अपने सामने बैठी उस लड़की को ध्यान से गहरी नज़रों से देखा। मिसेस स्मिथ की कॉडिसल पर शुरू में किसी को कोई संदेह नहीं हुआ था। वो कॉडिसल सही तरीके से लिखी गई थी और उसके अंत में मिसेस स्मिथ के साइन थे। उसकी विश्वसनीयता पर संदेह सबसे पहले फुलरटन के दफ्तर से ही शुरू हुआ था, जहां फुलरटन के सहयोगी मिस्टर कोल ने कहा था, सर, मुझे ऐसा शक हो रहा है कि शायद ये कॉडिसल मिसेस स्मिथ ने खुद नहीं लिखी है। मरने से कुछ समय पहले से ही उनके हाथ की हड्डियों में दर्द रहने लगा था। ऐसी हालत में वो इतनी लंबी कॉडिसल अपने आप लिख ही नहीं सकती थी। और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि वो अपनी सारी चिट्ठियाँ भी अपनी सेविका से लिखवाया करती थीं। इस बात की जांच के लिए मैं मिसेस स्मिथ के कागजातों में से कुछ ऐसे कागज़ यहाँ लेकर आया हूँ जिनमें उनकी राइटिंग के कुछ सैंपल्स हैं। आप खुद इन राइटिंग के सैंपल्स की तुलना कॉडिसल वाली राइटिंग से कर लें। मुझे इस कॉडिसल में गड़बड़ होने का पूरा अंदेशा है। तब फुलरटन ने दोनों राइटिंग्स को स्टडी किया था और यही पाया था कि कॉडिसल में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर राइटिंग एक्सपर्ट्स की सलाह ने कोल के शक को यकीन में बदल दिया था। अगर ओल्गा थोड़ी कम लालची होती और मिसेस स्मिथ की संपत्ति का सिर्फ एक भाग अपने नाम लिखती तो कॉडिसल पर संदेह करने की नौबत ही नहीं आई होती। ऐसी हालत में सब लोग यही कहते कि उसकी सेवा से खुश होकर और उसकी हालत पर दया करके मिसेस स्मिथ ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपनी इच्छा से उसके नाम लिख दिया होगा। उनके सगे संबंधी ज़रूर थोड़ा इस बात पर नाराज़ होते, लेकिन कुछ समय में उनकी नाराज़गी भी खत्म हो जाती। लेकिन ये लड़की ओल्गा तो अपने लालच में हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। उसने तो उनकी पूरी की पूरी जायदाद ही अपने नाम करवा ली थी। पिछले करीब 20 सालों में मिसेस स्मिथ ने 4 बार अपनी वसीयत बदलवाई थी और चारों बार उनकी संपत्ति का अधिकतर हिस्सा मिस्टर और मिसेस ड्रेक के नाम पर ही था। तो मरने से कुछ दिन पहले ऐसी क्या बात हो गई थी जिसके कारण उन्होंने ये सारी संपत्ति ओल्गा के नाम कर दी थी। जाहिर था कि ओल्गा का लालच सीमा से ज़्यादा बढ़ गया था और उस लालच ने ही उसे जाली कॉडिसल लिखने पर मजबूर किया था। ये और बात थी कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था और वो अपने बनाए जाल में खुद ही फंस गई थी। हालांकि प्राकृतिक न्याय और कानून ओल्गा के खिलाफ थे, लेकिन पता नहीं क्यों फुलरटन को उसके ऊपर दया आ रही थी। ओल्गा ने बचपन से ही अपने जीवन में दुख और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं देखा था। शायद इसीलिए उसके मन में लालच की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए उसने ये अपराध कर दिया था। फुलरटन ने उसे सलाह देते हुए कहा था, देखो ओल्गा, मेरे ख्याल से तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बचाव का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, अगर तुम अपना अपराध मान लेती हो तो तुम्हारे बचाव में कई तर्क रखे जा सकते हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि तुमने अपने जीवन में पहली बार अपराध किया है, तुम विदेशी हो, अंग्रेज़ी भाषा को ठीक से नहीं समझती, वगैरह वगैरह। इन दलीलों के आधार पर तुम्हारे अपराध की तीव्रता को थोड़ा कम करके दिखाया जा सकता है ताकि तुम्हारी सज़ा कम से कम हो सके। हो सकता है तुम्हारी छोटी उम्र को देखकर जज तुम्हें कोई सज़ा ही ना दे या फिर सिर्फ थोड़े समय के लिए किसी सुधार घर में भेज दे। ओल्गा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आप खुद भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं वकील साहब कि ये सब सिर्फ कोरे आश्वासन है। अपराध स्वीकार कर लेने पर
मुझे सिर्फ जेल की कोठरियों में सड़ना पड़ेगा और शायद मैं उनसे कभी बाहर नहीं निकल कर आ पाऊंगी। इससे तो यही अच्छा होगा कि मैं कहीं भाग जाऊं या किसी ऐसी जगह पर छिप जाऊं जहां कोई मुझे पकड़ ही ना सके। फुलरटन ने कहा, कानून और पुलिस की नज़रों से बच पाना संभव नहीं है ओल्गा। एक बार तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो गया तो पुलिस तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाल ही लाएगी। ओल्गा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा है वकील साहब। इतने सालों में मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया है और इस पैसे के दम पर मैं अपना पूरा बचाव करने की कोशिश करूंगी। मैं अब समझ गई हूं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मदद करना कानून के खिलाफ होगा, लेकिन कोई ना कोई दोस्त या शुभचिंतक ज़रूर मेरी मदद करेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस देश से गायब हो जाऊंगी और किसी ऐसी जगह पर जाकर बस जाऊंगी जहां कोई मुझे तलाश नहीं कर सके। और वाकई उसके बाद ओल्गा सचमुच ही गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ थी, कैसी हालत में थी या क्या कर रही थी। अध्याय 14। पॉयरो मिसेस ड्रेक के घर एप्पल ट्रीज पहुंचा, जहां उसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया और कहा गया कि मिसेस ड्रेक थोड़ी ही देर में उससे मिलने आ रही हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और मिसेस ड्रेक अंदर आईं। मुझे अफसोस है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा मिस्टर पॉयरो। असल में चर्च में क्रिसमस मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसकी कमेटी की मीटिंग आज मेरे घर पर थी। इस तरह के कामों में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। और हाँ, क्या मिसेस ओलिवर मिसेस बटलर के घर पर ही रुकी हुई हैं? जी हाँ मिसेस ड्रेक, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वो 1-2 दिनों में लंदन वापस जाने वाली हैं। क्या आप उनसे पहले भी कभी मिली हुई हैं? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, मैंने सिर्फ उनके नॉवेल्स पढ़े हैं। क्या इस मामले में हत्यारे के बारे में कोई अनुमान लगाने में वो अभी तक सफल हुई हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं मिसेस ड्रेक। क्या आप इस बारे में कोई अनुमान लगा सकती हैं? देखिए मिस्टर पॉयरो, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि इस बारे में अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। पॉयरो ने फिर से जोर दिया। हो सकता है आपने उस दिन पार्टी में कोई मामूली सी बात, हरकत या किसी का बिहेवियर नोट किया हो जो उस समय तो आपको मामूली लगा हो, लेकिन बाद में वो महत्वपूर्ण लगा हो। अक्सर इस तरह की छोटी छोटी बातें बड़ी गुत्थियों को सुलझाने में सहायता करती हैं। मिसेस ड्रेक मुस्कुराईं और बोली, मैं समझ रही हूँ मिस्टर पॉयरो कि आपके दिमाग में ज़रूर कोई खास बात है और आप उस बात की तरफ मेरा ध्यान खींचना चाह रहे हैं। अच्छा होगा कि आप साफ साफ शब्दों में कहें कि आप किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, आप काफ़ी समझदार हैं मिसेस ड्रेक। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे दिमाग में वाकई एक खास घटना है जिसके बारे में मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मुझे इस घटना के बारे में मिस विटेकर ने बताया था, जो स्कूल में टीचर हैं। उनका विचार है कि उस दिन पार्टी में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी थी जिसका इस केस से कोई संबंध हो सकता है। ये बात सुनकर मिसेस ड्रेक चौंक पड़ी। पार्टी में भला ऐसी क्या बात हो सकती है जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में हेल्प कर सकती है? उस घटना का संबंध एक फूलदान से है मिसेस ड्रेक। फूलदान? ये कहकर मिसेस ड्रेक विचारों में डूब गईं और उनके माथे पर चिंता के चिन्ह उभरने लगे। फिर उन्होंने कहा, हाँ अब मुझे याद आ रहा है। सीढ़ियों के किनारे एक मेज़ पर फूलों से भरा एक फूलदान रखा हुआ था। वो बड़ा ही खूबसूरत था और मेरी शादी में किसी दोस्त ने गिफ्ट किया था। हॉल में चलते हुए मेरी नज़र उस फूलदान पर पड़ी थी और मैंने देखा कि उसमें रखे फूल मुरझा रहे थे। शायद उस टाइम पार्टी खत्म होने वाली ही थी। मैं फूलदान के नज़दीक गई और मैंने देखा कि फूलों के मुरझाने का कारण ये था कि उनको कई दिनों से पानी नहीं दिया गया था। नौकरों की इस लापरवाही पर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। फिर मैं उस फूलदान को बाथरूम में लेकर गई और मैंने उसे पानी से भर दिया। लेकिन उस समय वहाँ बाथरूम में या उसके बाहर कहीं कोई भी नहीं था। पॉयरो ने जवाब दिया, मेरा मतलब बाथरूम में किसी व्यक्ति के होने से नहीं है। मुझे जो पता लगा है उसके हिसाब से उस समय एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। वो फूलदान आपके हाथ से नीचे हॉल में गिरकर टूट गया था। जी हाँ, आपने सही कहा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो फूलदान किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे वो बहुत ही प्यारा था। उस दिन उसमें रखे फूलों को मुरझाया हुआ देखकर मेरा मूड एकदम खराब हो गया था और उसी हालत में वो फूलदान मेरे हाथ से फिसल गया और नीचे हॉल के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उस समय एलिजाबेथ विटेकर भी हॉल में ही खड़ी थी। उसने टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों को उठाने और हॉल को साफ करने में मेरी हेल्प भी की थी। क्या आप इसी घटना के बारे में मुझसे जानना चाहते थे? जी हाँ मिसेस ड्रेक। असल में मिस विटेकर ये समझ नहीं पा रही थी कि वो फूलदान आपके हाथ से छूट कैसे गया। उनका ख्याल था
कि उस समय आपकी नज़रों के सामने ज़रूर ऐसी कोई चीज़ आई होगी जिससे आप चौंक गईं और उसी हड़बड़ाहट में वो फूलदान आपके हाथ से छूट गया। अरे नहीं मिस्टर पॉयरो, उस टाइम हॉल में मिस विटेकर के अलावा और कोई नहीं था। सारे लोग पार्टी वाले कमरे में पार्टी का मजा ले रहे थे। असल में तो मिस विटेकर पर भी मेरी नज़र तब पड़ी थी जब वो हॉल में आगे आकर फूलदान के टुकड़ों को साफ करने में मेरी मदद करने लगी थी। उस समय हॉल में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो मेरा ध्यान आकर्षित करे या मुझे चौंका दे। क्या आपने उस टाइम लाइब्रेरी के दरवाजे से किसी को बाहर आते देखा था मिसेस ड्रेक? लाइब्रेरी के दरवाजे से? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मैंने लाइब्रेरी के दरवाजे से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। मिसेस ड्रेक की इस बात में जो एक दृढ़ता थी वो बड़ी ही असामान्य किस्म की थी। आमतौर पर कोई भी आदमी अपनी बात को इतना जोर देकर नहीं कहता। पॉयरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे मिसेस ड्रेक किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मिसेस ड्रेक सख्त स्वभाव की महिला तो ज़रूर थीं, लेकिन आमतौर पर उनकी ईमानदारी और चरित्र पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। अक्सर इस तरह की औरतें या तो जज के रूप में सफल होती हैं या फिर खुद को सोशल सर्विस के लिए अर्पित कर देती हैं। सोशल सर्विस के लिए काम करते हुए इस तरह की औरतें अपराधों को कम करने, अपराधियों को अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए प्रेरित करने और उनको सही रास्ते पर लाने के काम में पूरा सहयोग देती हैं। हो सकता है कि मिसेस ड्रेक ने लाइब्रेरी के दरवाजे के पास किसी आदमी को देखा हो और अपनी इसी सामाजिक सेवा की भावना से प्रेरित होकर उसे हत्या के अपराध से बचाने के लिए इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही हों। पॉयरो अभी ये सब सोच ही रहा था कि मिसेस ड्रेक ने कहा, मिस्टर पॉयरो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस विटेकर ने ही किसी आदमी को लाइब्रेरी में दाखिल होते देख लिया हो? मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है फूलदान टूटने से पहले उन्होंने किसी आदमी को लाइब्रेरी में दाखिल होते देखा हो और बाद में मेरे हाथ से फूलदान छूटने पर यह सोच लिया हो कि मैंने भी उस आदमी को देख लिया है। हो सकता है वो उस आदमी को अच्छी तरह से ना देख पाई हों और इसलिए उसकी पहचान के बारे में कुछ बता पाने में असमर्थ हों। ऐसी हालत में शायद वो ये सोच रही हों कि मैंने भी उस आदमी को देखा है और इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकती हूँ। जी हाँ, हो तो सकता है मिसेस ड्रेक। अच्छा, क्या आप मुझे अपने पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगी? पॉयरो ने कहा। देखिए मिस्टर पॉयरो, यहाँ इस घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे। कुछ समय पहले मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो पहले से ही अपाहिज थे और उसी हालत में एक बार सड़क पार करते हुए किसी कार ने धक्का देकर उनको गिरा दिया था। इस एक्सीडेंट के लिए जो आदमी जिम्मेदार था उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। शायद आप जानते हों कि करीब 6 साल पहले मेरे पति पोलियो के शिकार हो गए थे और तभी से उनकी हालत एकदम अपाहिजों जैसी हो गई थी। डॉक्टर ने उनको अकेले घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। मुझसे आंख बचाकर बार बार बाहर निकल जाते थे। आमतौर पर तो वो सड़क पर बड़े ध्यान से चलते थे, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। शायद उनकी किस्मत में ही सड़क एक्सीडेंट में मौत होना लिखा था और आखिरकार ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनकी मौत के लिए मैं खुद को दोषी पाती हूँ। क्या ये हादसा आपकी आंटी मिसेस स्मिथ की मौत के आसपास ही हुआ था मिसेस ड्रेक? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, मिसेस स्मिथ की मौत मेरे पति की मौत के बाद हुई थी। जब वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है मिसेस ड्रेक। क्या पुलिस उस कार का पता नहीं लगा पाई थी जिससे आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, वो कार ग्रास हॉपर मार्क 7 किस्म की थी। आप तो जानते ही हैं कि आजकल सड़कों पर चलने वाली अधिकतर कारें इसी मॉडल की होती हैं। पुलिस की जांच के अनुसार वो कार मैनचेस्टर के किसी बाजार से चुराई हुई थी। उसके असली मालिक मैनचेस्टर के ही बीजों के एक व्यापारी थे, मिस्टर बाटरहाउस। एक्सीडेंट के टाइम वो खुद गाड़ी नहीं चला रहे थे, यानी साफ जाहिर था कि वो गाड़ी कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने चुरा ली थी और वो ही उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार थे। आजकल के इन बिगड़े नौजवानों के इन कारनामों को देखकर मैं तो यही कहूँगी कि कानून को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए। थोड़ी देर इसी तरह की और बातचीत करने के बाद वो फिर से जॉयस की हत्या के मुद्दे पर आ गए। पॉयरो ने कहा, आपके पति की मौत तो दुर्घटना थी, लेकिन जॉयस की हत्या दुर्घटना कतई नहीं थी। इस केस में तो हत्यारे ने जॉयस का मुंह पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया था और तब तक उसे वहीं दबाए रखा था जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, ये सब बहुत ही भयानक है। जब मैं इस हत्या के बारे में सोचती हूँ तो बस सिहर उठती हूँ। इतना कहकर मिसेस ड्रेक अपनी जगह से उठी और अशांत भाव से कमरे में चहलकदमी करने लगी। पॉयरो ने कहा,
जॉयस की हत्या के बारे में हम लोग तो अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि उसकी हत्या के पीछे आखिर उद्देश्य क्या था। मिसेस ड्रेक ने अपना विचार व्यक्त किया। मेरे ख्याल से तो इस तरह की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य होता ही नहीं। इस तरह की हत्याएं आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। मुझे तो लगता है ये किसी ऐसे आदमी का काम था जो दिमागी तौर पर इम्बैलेंस्ड था या जिसे हिंसा भरे कामों में आनंद आता था। लेकिन फिलहाल हत्यारे के इरादे के बारे में निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता मिसेस ड्रेक कि किसी आदमी ने अपनी सेफ्टी के लिए जॉयस की हत्या कर दी हो? ये तो आपको याद ही होगा कि उसने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले कहा था कि उसने किसी की हत्या होते देखी है। तो हो सकता है उस हत्या में शरीक कोई आदमी वहां मौजूद रहा हो और अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने जॉयस की हत्या कर दी हो। मिसेस ड्रेक ने बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, जॉयस एक नादान बच्ची थी, बस एक छोटी बच्ची जिसे गप्पे हाँकने की आदत थी। ऐसी लड़की की ऐसी गैर जिम्मेदार बातों के आधार पर हत्या के बारे में किसी नतीजे पर यूं पहुंच जाना ठीक नहीं होगा मिस्टर पॉयरो। जी हाँ, ये बात तो आपने सही कही मिसेस ड्रेक। जॉयस के बारे में अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है उन सभी का यही विचार है कि वो एक नादान बच्ची थी और सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर कहानियां बनाकर सुनाया करती थी। इन सब लोगों की बातें सुनने के बाद अब मेरी भी यही धारणा बन गई है। खैर, अब मैं चलता हूँ। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ये तो मेरा फ़र्ज़ था मिस्टर पॉयरो। वैसे अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मिस विटेकर से ही क्यों नहीं ले लेते? वो एक स्कूल टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में उनको काफ़ी अच्छी जानकारी है। और हाँ, मिस एमलिन से भी आप बात कर सकते हैं, वो भी आपको कोई ना कोई क्लू दे सकती हैं। मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा मिसेस ड्रेक। अच्छा, चलते चलते एक बात और, क्या ये सच है कि मिसेस स्मिथ के साथ एक विदेशी लड़की रहती थी जो उनकी मौत के कुछ समय बाद ही यहाँ से चली गई थी? जी हाँ। क्या वो कुछ अजीब से हालातों में यहाँ से गई थी? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, उसने एक नकली कॉर्डिसिल बनाकर मेरी आंटी की संपत्ति को हथियाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि ऐसा करने में किसी आदमी ने उसकी मदद भी की होगी। किस आदमी ने? पॉयरो ने पूछा। असल में उसके एक ऐसे लड़के से दोस्ती भरे संबंध थे जो मैनचेस्टर में स्थित वकीलों की एक कंपनी में काम किया करता था। वो आदमी इससे पहले भी जालसाजी के मामले में फंस गया था, लेकिन उस लड़की द्वारा जाली कॉर्डिसिल तैयार करने का ये मामला अदालत तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि इससे पहले ही वो अचानक गायब हो गई थी। शायद जेल की सज़ा के डर से वो कहीं भाग गई थी। इन सारी सूचनाओं के लिए आपका धन्यवाद, पॉयरो ने कहा और विदा लेकर बाहर चला आया। मिसेस रोवेना ड्रेक के घर से बाहर निकलकर वो मुख्य सड़क पर आ गया और लोकल कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो वहां पहुंचा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। ये कब्रिस्तान ज़्यादा पुराना नहीं था और शायद पिछले 10-12 सालों के दौरान ही इसे बनाया गया था। ये काफ़ी आधुनिक किस्म का बना हुआ कब्रिस्तान था जिसकी हर कब्र के पास संगमरमर के बने पत्थर लगे थे। उन पत्थरों पर उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और मरने की तिथि लिखी हुई थी जिस व्यक्ति की वो कब्रें थी। ये कब्रिस्तान काफ़ी साफ सुथरा और करीने से सजाया हुआ था। पॉयरो एक पत्थर पर किसी आदमी का नाम देखकर ठिठक गया। उस पर लिखा हुआ था, मिसेस रोवेना ड्रेक के पति मिस्टर एडमंड ह्यूगो ड्रेक की स्मृति में, जो 20 मार्च 1900 समथिंग को स्वर्ग से धारे। उस पत्थर को देखकर और उस पर लिखे संदेश को पढ़कर पता नहीं क्यों पॉयरो को लगा कि मिसेस ड्रेक जैसी सख्त और कठोर महिला के चंगुल से निकलकर ड्रेक मानो सुख की नींद सो रहा है। कब्रिस्तान में उस समय एक माली काम करने में जुटा हुआ था। पॉयरो को देखकर वो शायद अपनी थकान दूर करने के उद्देश्य से उसके पास चला आया और बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, आपको शायद इस कब्र में दिलचस्पी है। चलिए, मैं आपको उस आदमी के बारे में कुछ बताता हूँ जो इस कब्र में सो रहा है। ये कब्र मिस्टर एडमंड ड्रेक की है। बड़ा ही शरीफ आदमी था बेचारा। उसे सालों पहले लकवा मार गया था जिससे वो अपाहिज हो गया था। फिर एक बार सड़क पार करते हुए एक कार ने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया था। कार को कोई 2 सिरफिरे नौजवान चला रहे थे। एक्सीडेंट देखकर भी वो दोनों रुके नहीं, बल्कि कार को तेज़ तेज़ चलाते हुए वहाँ से भाग गए। मिसेस ड्रेक बेचारी अपने पति को बहुत चाहती थीं। अपने पति की मौत का उनको बड़ा ही सदमा लगा। वो अभी भी उनको बहुत याद करती हैं। हर हफ्ते अपने पति की कब्र पर आती हैं और इस पर फूल चढ़ाती हैं। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेरा तो यही ख्याल है कि मिसेस ड्रेक अब ज़्यादा टाइम तक इस इलाके में नहीं रहेंगी। पॉयरो ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने तो इस इलाके में इतना खूबसूरत सा घर बनवा रखा है।
हाँ वो तो है साहब, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। मिस्टर और मिसेस ड्रेक आमतौर पर अपनी छुट्टियां घर से बाहर ही बिताते आए हैं। मिसेस ड्रेक के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं है। आखिर वो ये इलाका छोड़ना क्यों चाहती हैं? पॉयरो ने पूछा। मेरे ख्याल से इस इलाके में वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूरा काम कर चुकी हैं। अब यहाँ उनके पास करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। अब तो मुझे लगता है वो किसी नए इलाके में बस जाएंगी और अपना काम नए सिरे से शुरू करेंगी। तो तुम्हारे विचार में वो कहाँ जाकर बसना पसंद करेंगी? पॉयरो ने पूछा। इस बारे में तो मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता साहब। शायद स्पेन चली जाएं या फिर पुर्तगाल। वैसे वो अक्सर ग्रीस के बारे में भी बातें करती रहती हैं और बताती हैं कि वो बड़ी ही खूबसूरत जगह है। आपको पता है साहब, इसी इलाके में रहने वाली मिसेस बटलर भी ग्रीस गई हुई हैं। वो भी यही कहती हैं कि ग्रीस बहुत ही सुंदर जगह है। ग्रीस में माली की असाधारण दिलचस्पी देखकर पॉयरो मुस्कुरा दिया। अध्याय 15। दोनों लड़के परेशान नज़रों से पॉयरो को देख रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, मिस्टर पॉयरो, इस बारे में पुलिस पहले ही हमारे बयान ले चुकी है। उस बयान के अलावा हमारे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है। पॉयरो ने गौर से दोनों लड़कों को देखा। निकोलस की उम्र थी 18 साल, जबकि डेसमंड सिर्फ 16 साल का था। पॉयरो ने कहा, मैं अब तक इस हत्या के सिलसिले में कई लोगों से मिल चुका हूँ। मैंने उस घर में काम करने वाले नौकर और नौकरानियों से भी बात कर ली है। पुलिस के विचार भी जान लिए हैं और मैं उस डॉक्टर से भी मिल चुका हूँ जिसने लाश की जांच की थी। मैंने स्कूल की टीचरों और जॉयस के रिश्तेदारों से भी बात कर ली है। मुझे ये बताओ कि क्या इस गांव में एक लोकल विच भी है? लड़कों ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह, आपका मतलब शायद मदर गुडबॉडी से है। हाँ हाँ, है ना, वो भी उस पार्टी में मौजूद थीं। पॉयरो ने गहरी नज़रों से उनको देखते हुए कहा, देखो, इतने लोगों से मिलने के बाद अब मैं तुमसे इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। तुम दोनों नौजवान हो, समझदार हो और तुम्हारी नज़रें बहुत पैनी हैं। मैं इस बारे में तुम्हारे विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करने के लिए तुम दोनों कितने बजे वहाँ गए थे? निकोलस ने जवाब दिया, दोपहर के बाद 2 या 3 बजे के करीब। वहाँ तुमने कौन से खास कामों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी? बिजली का इंतज़ाम करने में, निकोलस ने कहा। डेसमंड ने कहा, मैंने सीढ़ियों पर चढ़कर सजावट के काम में मदद की थी। मैंने सुना है लड़कों कि तुमने कुछ सजीले नौजवानों की तस्वीरें भी तैयार की थीं। ये सुनकर डेसमंड ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा बाहर निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें रखी हुई थीं। उसने कहा, हमने लड़कियों को एंटरटेन करने के लिए खूबसूरत नौजवानों की ये तस्वीरें बनाई थीं। ये उनके होने वाले पति हैं। आजकल की लड़कियां इसी तरह के लड़कों को अपने पति के रूप में चाहती हैं। पॉयरो ने कुछ तस्वीरें हाथ में लीं और उनको दिलचस्पी से देखा। ये अलग अलग आकृतियों और पर्सनालिटीज़ वाले लड़कों की कुछ तस्वीरें थीं। निकोलस ने कहा, मिसेस ड्रेक तो इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही खुश हुई थी। उन्होंने हमें इतना अच्छा काम करने के लिए बधाई भी दी। इन तस्वीरों की वजह से ही ये लड़कियों के भावी पति ढूंढने वाला गेम बड़ा ही मज़ेदार गया था। पॉयरो द्वारा उन तस्वीरों में दिखाई जाने वाली दिलचस्पी से दोनों लड़के काफ़ी खुश और उत्साहित थे। पॉयरो भी यही चाहता था, क्योंकि उसे बहुत जल्दी ही अपने मुख्य मुद्दे पर आना था और उन लड़कों से ज़रूरी जानकारी पाने के लिए पहले उनका विश्वास जीतना ज़रूरी था। पॉयरो ने अपना अगला सवाल किया, तुम्हारी याद के हिसाब से उस दिन पार्टी की तैयारी में और किन किन लोगों ने मिसेस ड्रेक की हेल्प की थी? डेसमंड ने बताया, मेन पार्टी के टाइम करीब 30 लोग मौजूद थे। पार्टी के कामों में जिन लोगों ने हेल्प की थी उनमें से मेन थे मिसेस ड्रेक, मिसेस बटलर और एक स्कूल टीचर जिनका नाम शायद मिस विटेकर है। इनके अलावा मिसेस फ्लैटरबट, मिस ली और कुछ लड़के और लड़कियां जो इस काम में हमारी हेल्प कर रहे थे। क्या तुम बता सकते हो कि इस इलाके की लड़कियों में से वहाँ कौन कौन मौजूद थीं? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय रेनॉल्ड्स फैमिली के 3 बच्चे वहाँ थे। उसमें से जॉयस के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, जिसकी हत्या कर दी गई। उसके साथ उसकी बड़ी बहन एन भी थी। एन खुद को बहुत तेज़ और चालाक समझती है। उनका छोटा भाई लियोपोल्ड भी उनके साथ था। ये लियोपोल्ड दूसरों के राज जानने और उनको फैलाने में बड़ी ही दिलचस्पी लेता है। इन 3 बच्चों के अलावा वहाँ बेatrice और कैथी ग्रांट भी मौजूद थीं। कुछ नौकरानियाँ घर की सफाई कर रही थीं और वो जो एक नॉवल राइटर हैं जिनके बुलाने पर आप यहाँ आए हैं, वो भी वहाँ मौजूद थीं। ठीक है, और पुरुषों में कौन कौन था? पुरुषों में तो चर्च के पादरी थे और उनके सहयोगी। वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ आए थे, लेकिन थोड़ी देर बैठकर वो फिर वहाँ से चले गए थे। आप तो जानते ही हैं
कि पादरी का सहयोगी हकलाता है और कुछ ही टाइम पहले इस इलाके में आकर बसा है। उन दोनों के अलावा वहाँ मेरे ख्याल से और कोई पुरुष नहीं आया था। पॉयरो ने पूछा, क्या तुमने जॉयस को ये कहते सुना था कि उसने अपनी आंखों के सामने एक हत्या होते देखी है? अरे नहीं तो, क्या उसने ऐसा कहा था? निकोलस ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना था कुछ लोगों से ऐसा, लेकिन मैंने खुद जॉयस को ऐसी बात कहते नहीं सुना था। शायद मैं उस टाइम उस कमरे में नहीं होऊंगा। ये बात उसने कही कहाँ पर थी? ड्राइंग रूम में, पॉयरो ने कहा। ओह, डेसमंड ने कहा, उस टाइम वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग तो ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, लेकिन मैं और निक बाहर कामों में जुटे हुए थे। हम तो अपने काम के सिलसिले में बस 1 या 2 बार ही ड्राइंग रूम में घुसे थे, तो हमारे सामने उसने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। अच्छा ठीक है लड़कों, एक आखिरी सवाल, क्या तुम हत्यारे के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हो कि ये काम किसने किया होगा? कुछ देर सोचने की मुद्रा बनाने के बाद डेसमंड ने कहा, मुझे तो मिस विटेकर पर शक हो रहा है। मिस विटेकर? वो स्कूल टीचर? पॉयरो ने हैरानी से पूछा। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, वो अधेड़ उम्र की है और अनमैरिड है। इतनी बड़ी उम्र तक शादी ना हो पाने के कारण ये औरतें बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती हैं। आपको याद ही होगा कि 1 या 2 साल पहले एक दूसरी टीचर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। वो नोरा एम्ब्रॉस के साथ रहती थी। उस लड़की की शक्ल सूरत एकदम अच्छी थी और उसके 1-2 दोस्त भी थे। नोरा को अपनी सहेली की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मिस्टर पॉयरो कि वो कुंवारेपन में ही माँ बन गई थी। एक बार किसी अज्ञात बीमारी का इलाज करवाने के बहाने वो अचानक कहीं चली गई थी और कई महीनों बाद लौटी थी। इसी से लोगों को ये यकीन हो गया था कि वो ज़रूर कुंवारी माँ बनी थी। इस मोहल्ले में इस तरह की अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं, लेकिन सच्चाई तो भगवान ही जानता है। निकोलस ने किसी प्रोफेशनल जासूस के अंदाज में कहा, हाँ ये बात मुझे भी सही लगती है मिस्टर पॉयरो। मिस विटेकर करीब करीब पूरे दिन ही मिसिस ड्रेक के घर पर बैठी रही थी। उसने ज़रूर जॉयस की हत्या वाली बात को सुना होगा और इसी बात से उसके दिमाग में जॉयस की हत्या कर देने का विचार आ गया होगा। वैसे भी उनकी उम्र 50 साल के करीब है। इस उम्र में अक्सर औरतें सनकी हो जाती हैं और ऐसी हालत में ये पागल औरतें कुछ भी कर सकती हैं। और हाँ, मुझे लगता है मिस एमलिन भी इस बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। अगर मिस विटेकर वाकई में सनकी हैं तो मिस एमलिन इस बात को छिपा नहीं सकती, और तब तो ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है कि स्कूल के बच्चों को भी अपनी टीचर के सनकी होने के बारे में पता चले। पॉयरो बड़े ही ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है, उसके लिए धन्यवाद। अध्याय 16। हरक्यूल पॉयरो ने मिसेस गुडबॉडी के चेहरे को ध्यान से देखा। लोग कहते थे कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं, जिसके कारण उसे गांव की विच के रूप में जाना जाता था। हालांकि अपने स्वभाव में वो बहुत ही मीठी और मिलनसार थी, लेकिन फिर भी विच का नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ चिपक कर रह गया था। मिसेस गुडबॉडी ने खुशी खुशी पॉयरो को बताया, जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मैं उस दिन पार्टी में मौजूद थी। मैं हमेशा ऐसी पार्टियों में आमंत्रित होती हूँ और उनमें विच की भूमिका अदा करती हूँ। पिछले साल तो पादरी ने इस रोल के लिए मुझे बहुत बधाई भी दी थी और इनाम में एक हैट भी दिया था। वो पार्टी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और मैंने बड़े ही जोश से उसमें हिस्सा लिया था। डेसमंड और निकोलस कुछ लड़कों की तस्वीरें बनाकर लाए थे। उन तस्वीरों को देखकर तो मैं बहुत ही हंसी थी मिस्टर पॉयरो। उन दोनों ने फोटोग्राफी और पेंटिंग को मिक्स करके अजीबोगरीब तस्वीरें बनाई थीं। वो दोनों लड़के बड़े ही कीमती और रंगीन कपड़े पहनते हैं। कल मैंने डेसमंड को देखा, वो लाल रंग का कोट और सफ़ेद रंग की लड़कियों जैसी पैंट पहने हुए था। ऐसे भड़कीले कपड़े तो लड़कियां भी नहीं पहनती मिस्टर पॉयरो। मेरे को रंगीन कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन पॉयरो ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, क्या आप भविष्यवाणियां भी करती हैं मिसेस गुडबॉडी? मैं भविष्य के बारे में बता तो सकती हूँ, लेकिन आमतौर पर बताती नहीं हूँ। पुलिस भविष्य बताने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। क्या आप अपनी इस कला का उपयोग करके मुझे ये बता सकती हैं कि नन्ही जॉयस की हत्या किसने की होगी? अगर मैं आपको उसके हत्यारे के बारे में बताऊंगी ना, तो आप मानेंगे नहीं मिस्टर पॉयरो। आप कहेंगे कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी असंभव चीज़ें भी होती रहती हैं। अब देखिए, आमतौर पर इस इलाके के लोग काफ़ी भले हैं, लेकिन हर इलाके में कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके ऊपर शैतान का असर होता है। ऐसे लोगों के लिए हत्या करना कोई मायने नहीं रखता, खास करके तब जब उससे उनको फ़ायदा होने वाला हो। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मिसेस गुडबॉडी। वाकई आज की दुनिया बुरी तरह से दुष्टता से भरी हुई है।
अगर जॉयस ने सचमुच किसी की हत्या होते देखी थी। ये कौन कहता है? मिसेस गुडबॉडी बीच में ही बोल पड़ी। खुद जॉयस ने ही तो कहा था ये, पॉयरो ने कहा। आह, जॉयस के कहने पर हम इस बात पर यकीन थोड़ी कर सकते हैं। जॉयस में तो झूठ बोलने की बहुत ही गंदी आदत थी। आप उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन मत करना, पॉयरो ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे पास इस बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है मिसेस गुडबॉडी। इतने लोगों ने मुझसे ये बात कही है कि मुझे इस बात पर यकीन करना ही पड़ रहा है, मिसेस गुडबॉडी ने कहा। अरे, कई बार परिवारों में अजीब अजीब सी बातें हो जाती हैं। अब इस रेनॉल्ड्स परिवार को ही ले लीजिए। मिस्टर रेनॉल्ड्स जमीनों की खरीद बेच करने के धंधे में हैं। साधारण सा व्यापार है। वो खुद भी एकदम सीधे साधे आदमी हैं। मिसेस रेनॉल्ड्स जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में पड़ी रहती हैं। लेकिन उनके तीनों बच्चे उनसे एकदम अलग हैं। उनकी जो बड़ी लड़की है एन, वो तो बहुत ही ब्रिलियंट है। वो स्कूल में अच्छा काम कर रही है और कॉलेज भी ज़रूर जाएगी। हो सकता है वो टीचर भी बन जाए। जॉयस एन से छोटी थी। वो एन की तरह ब्रिलियंट तो नहीं थी और ना ही अपने छोटे भाई लियोपोल्ड की तरह चालाक, लेकिन वो लियोपोल्ड की तरह चालाक बनना बहुत ही पसंद करती थी। इसीलिए वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। कभी कभी तो मनगढ़ंत कहानियां भी बना लेती थी। आमतौर पर लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि 10 में से 9 बार तो उसकी बातें झूठ होती थी। और लियोपोल्ड के बारे में आपका क्या विचार है मिसेस गुडबॉडी? अरे, वो लियोपोल्ड तो सिर्फ 9 या 10 साल का होगा, लेकिन इतनी ही उम्र में वो बहुत ही तेज और चालाक हो गया है। वो मैथ्स और फिजिक्स में भी बहुत अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक ना एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। लेकिन परेशानी की बात यह है मिस्टर पॉयरो कि साइंटिस्ट बनकर वो जिन चीज़ों का आविष्कार करेगा वो एकदम विनाशकारी होंगी। उसका दिमाग इसी तरह की चीज़ें बनाने में लगता है हमेशा, जिनसे आधी दुनिया नष्ट हो जाए। आप भी उससे ज़रा बचकर रहिएगा। वो लोगों के राज पता लगाने में बहुत ही एक्सपर्ट है और फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करता है। उसके पास हमेशा बहुत सारी पॉकेट मनी होती है। पता नहीं वो इतना पैसा लाता कहाँ से है। उसके माँ बाप तो उसको इतना पैसा देते नहीं हैं। वो अपना पैसा अपनी ड्रॉअर में मोज़ों के अंदर छिपा कर रखता है। वो हमेशा काफ़ी खर्चा करता है और महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है। मैं कई बार ये जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इतना सारा पैसा वो लाता कहाँ से है। मुझे तो यही लगता है कि उसे लोगों के राज मालूम है और उन राजों को छिपाने के नाम पर वो उनसे पैसे ऐंठता रहता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकती मिस्टर पॉयरो। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है, पॉयरो ने मुस्कुराकर कहा। आपने इतनी सारी जानकारी देकर मेरी पहले ही काफ़ी मदद कर दी है। एक आखिरी सवाल, क्या आप ये बता सकती हैं कि उस विदेशी लड़की का क्या हश्र हुआ जो यहाँ से दूर भाग गई बताई जाती है? मुझे तो हमेशा से यही लगता रहा है मिस्टर पॉयरो कि वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गई है। इतना कहकर मिसेस गुडबॉडी बड़े ही ध्यान से पॉयरो के चेहरे की तरफ देखने लगी। अध्याय 17। माफ़ कीजिएगा मैम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? ये आवाज़ सुनकर मिसेस ओलिवर चौंक गईं। वो मिसेस बटलर के बरामदे में खड़ी पॉयरो के आने का इंतज़ार कर रही थीं। पॉयरो ने फ़ोन पर कहा था कि वो उनसे मिलने आ रहा है, लेकिन ये आवाज़ किसी पुरुष की नहीं बल्कि महिला की थी। मिसेस ओलिवर ने उस महिला को पहचाना और उसके आने का कारण पूछा। जी कहिए। मुझे अफसोस है मिसेस ओलिवर कि मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि असल में मेरे ख्याल से आप ही वो महिला है ना जो अपराध कथाओं के बारे में लिखती हैं? जी हाँ, मैं ही वो नॉवेलिस्ट हूँ। कहिए। बस इसीलिए मुझे लगा कि आप ही वो सही व्यक्ति हैं जिससे मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। आप प्लीज़ बैठ जाइए और मुझे सारी बात ठीक से बताइए, मिसेस ओलिवर ने कहा। वो औरत थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। कुर्सी पर बैठने के बाद वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, देखिए, मैं यहाँ आपकी सलाह लेने आई हूँ। ये सलाह एक ऐसी बात के बारे में है जो काफ़ी समय पहले गुजर चुकी है और इसीलिए अब तक मुझे उस बारे में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर मुझे लगा कि मुझे किसी समझदार आदमी की सलाह लेनी चाहिए। बस यही सोचकर मैं आपके पास चली आई। मैं आपका ध्यान हेलोवीन पार्टी वाली हत्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। मेरा नाम मिसेस लीमैन है। मैं इस इलाके में झाड़ू लगाने का काम करती हूँ। ये काम मैंने 5 साल पहले अपने पति की मौत के बाद शुरू किया था। मैं मिसेस लेल्विन स्मिथ के घर काम करती थी जो क्वेरी हाउस में रहती थीं। आजकल उस मकान में कर्नल वेस्टन और उनकी पत्नी रहते हैं। क्या आप मिसेस स्मिथ को जानती थीं?
जी नहीं, मैं उनको नहीं जानती थी। मैं इस इलाके में अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ, मिसेस ओलिवर ने कहा। ओह, तब तो शायद आप उस समय होने वाली घटनाओं और मामलों को शायद समझ ना पाएं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको शुरू से पूरी बात बताती हूँ। शायद आपको ये बात पता होगी कि मिसेस लैल्विन स्मिथ ने मरने से पहले एक कॉडिसिल लिखी थी। उसके हिसाब से उन्होंने अपना सारा धन और पैसा अपनी विदेशी सेविका के नाम कर दिया था। इस इलाके में उनके कुछ नज़दीकी रिश्तेदार भी थे, मिस्टर और मिसेस ड्रेक। मिसेस ड्रेक अपनी आंटी मिसेस स्मिथ की काफ़ी देखभाल किया करती थी। मिसेस स्मिथ की मौत हो जाने के बाद उनके वकील ये कहने लगे कि वो कॉडिसिल उनके हाथों की लिखी हुई है ही नहीं, और उस विदेशी नौकरानी ने उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसे जाली तरीके से लिखा है। वकीलों ने कहा कि वो इस मामले को अदालत में ले जाना चाहते हैं और मिसेस ड्रेक भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं। उस समय मैं अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उस समय मुझे ठीक से कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। लेकिन अब मुझे ये सारा मामला बहुत ही अजीब सा लग रहा है। आज मैं आपके सामने सारी बातें खुलकर कहने वाली हूँ, क्योंकि आप कानून के दाव पेंच जानती हैं और मुझे किसी भी मुसीबत से बचा सकती हैं। असल में काफ़ी समय से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही थी कि मैं सारी बात किसी के सामने साफ साफ कह दूं। असल में हुआ यूं था कि एक दिन मिसेस लैल्विन स्मिथ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मेरे कमरे में आने के बाद उन्होंने जिम को भी बुलाया, जो बगीचे में काम करता था। उस समय कमरे में मिस ओल्गा खड़ी हुई थी। मिसेस स्मिथ के सामने डेस्क पर कुछ कागज़ रखे हुए थे। हमारे आने पर मिसेस स्मिथ ने ओल्गा से बाहर जाने को कहा। फिर उन्होंने मुझे और जिम को नज़दीक बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम्हारे सामने इस कागज़ पर कुछ लिख रही हूँ और अपनी बात लिखने के बाद इस पर साइन भी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे इस काम के चश्मदीद गवाह बनो। फिर मिसेस स्मिथ ने अपना हाथ डेस्क पर रखे एक कागज़ की तरफ बढ़ाया। उसके ऊपर के आधे हिस्से पर ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ था और निचला हिस्सा खाली था। मिसेस स्मिथ ने खाली वाले हिस्से पर 2-3 लाइनें लिखीं और उसके बाद साइन कर दिए। फिर मेरी तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, लो, अब तुम इसके नीचे अपना नाम और पता लिख दो और फिर साइन कर दो। इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने ये लाइनें तुम्हारे सामने लिखी हैं और साइन भी किए हैं। मैंने उनके कहने के अनुसार किया और मेरे बाद जिम ने भी वैसा ही किया। काम पूरा होने पर मिसेस स्मिथ ने हमें थैंक यू कहा और हम कमरे से बाहर आ गए। उस समय मैंने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। कमरे से बाहर निकलने के लिए जब मैं दरवाज़ा खोल रही थी तो पता नहीं क्यों मैंने एक बार मुड़कर पीछे की तरफ देखा, और आप जानती हैं मैंने उस वक्त क्या देखा? मैंने देखा कि मिसेस लैल्विन स्मिथ बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठकर खड़ी हुईं और बुक केस के पास जाने लगीं। उनको कमर दर्द रहता था और इस कारण उन्हें उठने में परेशानी होती थी। उन्होंने बुक केस में से एक मोटी किताब बाहर निकाली और उस कागज़ को लिफाफे में बंद करके लिफाफे को किताब के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने उस किताब को वापस बुक केस में रख दिया। मिसेस ओलिवर ने उनको टोकते हुए कहा, तो क्या तुम इतनी देर दरवाजे पर खड़ी हुई उनको देखती रहीं? मिसेस लीमैन ने जवाब दिया, देखिए मैम, मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। असल में मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि जिस कागज़ पर मुझसे साइन करवाए गए हैं उस कागज़ का क्या किया जा रहा है। इस तरह की बातों को जानने के लिए मन में उत्सुकता होना इंसानों का स्वभाव होता है। अगले दिन मिसेस स्मिथ मैनचेस्टर गई हुई थी और मैं रोज़ की तरह कमरों की सफाई कर रही थी। तो अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस कागज़ पर मैंने साइन किए थे उस पर क्या लिखा हुआ था। मैंने ये भी सोचा कि इसमें आखिर मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही थी, ना ही मैं कोई चीज़ चुरा कर ले जा रही थी। यही सब सोचकर मैं बुक केस के पास गई और उसे झाड़ने के बहाने उस किताब को ढूंढने लगी जिसके अंदर मिसेस स्मिथ ने वो कागज़ रखा था। जल्दी ही वो किताब मुझे मिल गई और मैंने उस लिफाफे को खोलकर अंदर सब कुछ देख लिया। मैं नहीं जानती कि ये करके मैंने ये ठीक किया था या गलत। वो एक कानूनी किस्म का दस्तावेज़ था जिसके आखिरी पेज पर वो 2-3 लाइनें थीं जो मिसेस स्मिथ ने मेरे सामने लिखी थीं। वो लाइनें एक टूटे फूटे पेन से लिखी गई थीं और बाकी डॉक्यूमेंट से अलग दिखाई दे रही थीं। उन लाइनों को आसानी से पढ़ा जा सकता था। वो शब्द क्या थे ये तो मुझे ठीक से पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उन वाक्यों का सारांश ये था कि अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए कुछ मामूली सी रकमें छोड़ने के बाद मिसेस स्मिथ एक कॉडिसिल के माध्यम से अपनी सारी जायदाद ओल्गा सेमेनॉफ के नाम कर रही थी।
और वो इसलिए कि उसने उनकी बहुत सेवा की थी और वो उससे बहुत प्रभावित थीं। दस्तावेज को पढ़कर मैंने उसे फिर से बंद करके वापस रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इस हरकत के बारे में मिसेस स्मिथ को पता चले। उस कॉडिसिल को पढ़कर बाकी लोगों की तरह मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। मिसेस स्मिथ के पति शिपिंग में थे और उनके लिए काफ़ी धन दौलत छोड़ गए थे। मुझे लगा कि ओल्गा की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो इतनी सारी संपत्ति की मालकिन बनने जा रही है। पर्सनल तौर पर मुझे ओल्गा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी और अक्सर हम नौकरों को डांटती रहती थी। लेकिन अपनी मालकिन की सेवा करके उसे खुश करना और उससे से ज़्यादा पैसा उसे प्राप्त करना था। अपने इस मकसद में वो काफ़ी हद तक सफल भी हुई थी। उस समय मुझे उससे थोड़ी जलन हुई, लेकिन जल्दी ही मैं इस कॉडिसिल वाली बात को भूल गई। मिसेस स्मिथ की मौत के बाद उसे लेकर काफ़ी गर्मागर्मी हुई, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय मैं कुछ नहीं कर पाई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है। फिर मामले के समझ आने के बाद मैं ये फैसला नहीं कर पाई कि मुझे किसी को कुछ कहना चाहिए या नहीं। इसके बाद परिस्थितियाँ थोड़ी काबू से बाहर हो गईं। मामला अदालत में पहुंचने से पहले ही ओल्गा गायब हो गई और इस बात से लोगों का उसके प्रति शक और भी पक्का हो गया। हो सकता है उसने मिसेस स्मिथ को किसी तरह की धमकी देकर वो सब लिखवा लिया हो। मेरा एक भतीजा डॉक्टर है और उसने मुझे बताया था कि हिप्नोटिज्म के प्रभाव से असंभव दिखने वाली बातें भी संभव हो सकती हैं। हो सकता है ओल्गा ने अपनी मालकिन को हिप्नोटाइज ही कर दिया हो। वैसे तो अब मिसेस स्मिथ की हत्या हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हैलोवीन पार्टी में हुई उस बच्ची की हत्या ने मेरे दिमाग में उन सारी बातों को ताज़ा कर दिया। मैंने सुना है कि उस बच्ची ने मरने के कुछ घंटे पहले कोई हत्या होते देखने की बात कही थी। ये सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ओल्गा ने तो अपनी मालकिन की हत्या नहीं कर दी थी और कहीं वो बच्ची उसी हत्या के बारे में तो नहीं कह रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ओल्गा ने पहले जाली कॉडिसिल तैयार की हो और फिर अपनी मालकिन की हत्या कर दी हो। शायद इसीलिए पुलिस और कानून के डर से वो देश छोड़कर भाग गई हो। तब मुझे लगा कि मुझे इस बारे में किसी न किसी को विश्वास में लेना चाहिए और उसे ये सारी बातें बतानी चाहिए। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मिसेस ओलिवर थोड़ी देर हक्की बक्की सी बैठी रहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने खुद मिसेस स्मिथ को वो सब लिखते देखा था और उनके लिखने के बाद तुमने और जिम ने उस पर साइन भी किए थे, तो वो कॉडिसिल जाली तो नहीं हो सकती। क्या तुम ये सारी बातें पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? जी हाँ, मैं पूरे विश्वास और सच्चाई से ये सब कुछ बातें कह रही हूँ। अगर जिम यहाँ होता तो वो भी मेरी बात को कन्फर्म कर देता, लेकिन करीब 1 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मेरे पास उसका पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी, हैरियट लीमैन। और जिम का पूरा नाम? जिम का पूरा नाम जेम्स जेंकिंस था। अब जब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ओल्गा ने ही मिसेस स्मिथ की हत्या की है और जॉयस उसी हत्या के बारे में बात कर रही थी। मिसेस ओलिवर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बात मिसेस स्मिथ के वकीलों को बतानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे और तुम्हारी भावनाओं की कद्र भी करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मिसेस लीमैन उठी और सिर झुकाकर मकान से बाहर चल दी। तब तक पॉयरो भी वहां पहुंच चुका था। मिसेस ओलिवर ने पॉयरो से कहा, मिस्टर पॉयरो, आप बड़े थके हुए और उदास से दिख रहे हैं, क्या बात है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है मिसेस ओलिवर। कोई बात नहीं, ये आपके नए जूतों के कारण है। अब आप यहाँ बैठिए और मुझे बताइए कि आप मुझसे यहाँ क्या बात करने आए हैं, और फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप बुरी तरह से चौंक जाएंगे मिस्टर पॉयरो। अध्याय 18। घर के अंदर पहुंचकर मिसेस ओलिवर और पॉयरो आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। पॉयरो ने उसे वो सारी बातें बताईं जो तहकीकात के दौरान अब तक उसे पता चली थी। उसने कहा, क्या आप जानती हैं मिसेस ओलिवर कि अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, उनमें से कोई भी जॉयस की बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। हर किसी का यही कहना है कि वो झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद जॉयस ने किसी आदमी की हत्या होते देखी ही नहीं थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे पता चली है। इस इलाके के सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस विदेशी लड़की ने मिसेस लैल्विन स्मिथ की सेवा तो की थी, लेकिन
उनके द्वारा अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर देना हर किसी को जालसाजी का मामला लग रहा है। अब जहां तक जालसाजी का सवाल है, इस गांव में इस तरह के काम करने वाला एक दूसरा आदमी भी था। वो आदमी एक बार इस तरह के मामले में पकड़ा भी गया था, लेकिन उसकी पारिवारिक हालत को देखकर उसे छोड़ दिया गया था। फिलहाल वो आदमी मर चुका है, करीब 2 साल पहले। मुझे उसकी मौत का सही समय पता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही पता कर लूंगा। वो आदमी एक साथ कई कई लड़कियों से रोमांस करता था। रोमांस के चक्करों में ही उसका किसी से झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार इन सारी घटनाओं का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगर हमें कुछ घटनाओं की सही सही तारीखें पता चल जाएं और ये पता चल जाए कि उन तारीखों पर कुछ खास लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे और उनके साथ क्या गुजरा था, तो हमें इस केस को सुलझाने में बहुत मदद मिल सकती है। इस काम के लिए मुझे एक तरकीब सूझ रही है। आप मुझे ये बताइए मिसेस ओलिवर कि अगले कुछ दिनों में आपका क्या प्रोग्राम है। मैं ठीक 2 दिन के बाद लंदन लौट रही हूँ, मिसेस ओलिवर ने कहा। क्या आपके लंदन वाले फ्लैट में कुछ मेहमानों के रहने के लिए जगह है? आप किन लोगों को मेरे फ्लैट में ठहराना चाहते हैं मिस्टर पॉयरो? और वैसे भी लंदन में खुद आपका फ्लैट भी तो है। हाँ है मिसेस ओलिवर, लेकिन हो सकता है कुछ खास कारणों से मुझे तुम्हारे फ्लैट में शरण लेनी पड़े। अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी दोस्त मिसेस बटलर को कितनी अच्छी तरह से जानती हो? ज्यादा अच्छी तरह से नहीं मिस्टर पॉयरो। मैंने आपको बताया ही था कि हमारी मुलाकात एक समुद्री यात्रा के दौरान हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे बीच एक निश्चित दूरी हमेशा से बनी रही है। मिसेस बटलर विधवा है और उसके पति के मरने के समय उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसकी एक बेटी मिरांडा है जिससे आप मिल ही चुके हैं। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि वो दोनों किसी अजीब किस्म के नाटक में फंसी हुई हैं, जिसका नतीजा उनके लिए ठीक नहीं निकलेगा। लेकिन आप उनके बारे में पूछ क्यों रहे हैं मिस्टर पॉयरो? क्या आप उन दोनों को ही लंदन में मेरे घर रुकवाना चाहते हैं? अरे अभी कोई जल्दी नहीं है मिसेस ओलिवर। अभी तो मैं अपनी तरकीब पर बस सोच विचार ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ आप मुझे पूरी बात कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और ये भी हो सकता है कि इस खबर को सुनने के बाद अब तक आपने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं वो सारे के सारे बेकार साबित हो जाएं। ऐसी क्या बात आपको मालूम है मिसेस ओलिवर? पॉयरो ने उत्सुकता से पूछा। मान लीजिए मिस्टर पॉयरो कि मैं आपसे कहूं कि जिस मामले को आप वसीयत की जालसाजी का मामला समझते आ रहे हैं वो असल में जालसाजी थी ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि मिसेस लैल्विन स्मिथ ने वो कॉडिसिल वाकई खुद अपने ही हाथों से लिखी थी और उसके ऊपर साइन करने के साथ साथ उस समय वहां पर मौजूद 2 गवाहों से भी उसके ऊपर साइन करवाए थे। अब बोलिए मिस्टर पॉयरो। पॉयरो का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अगाथा क्रिस्टी के नॉवल हेलोवीन पार्टी का 4था और आखिरी भाग।